तो हेलो भाई, वेलकम टू गौरव कार टेक। आज हम देख रहे हैं XUV 700 AX7 लग्जरी पैक। ये गाड़ी आप एक महिंद्रा की, मेरे ख्याल से इससे ऊपर सिर्फ एक ऑल व्हील ड्राइव है। बाकी महिंद्रा के पास सबसे एक्सपेंसिव कार अपने शोरूम पे फिलहाल यही अवेलेबल है। और एक मर्सिडीज ई क्लास वाली और बेंटले वाली फीलिंग अगर आपको चाहिए तो, और अपना वोकल फॉर लोकल, महिंद्रा का सबसे बेस्ट ब्रांड है और सारे फीचर्स मिल जाते हैं। गाड़ी का वॉक अराउंड, एक्सटीरियर इंटीरियर तो आप बहुत देख चुके होंगे। अब जो ये गाड़ी ऑन करते हैं भाई गौरव चोपड़ा जी, मैं उनको बुलाऊंगा और वो गाड़ी के बारे में पूरी डिटेल्स बताएंगे। कितना टाइम उनको चलाते हुए हो चुका और कितना भाई का क्या एक्सपीरियंस है गाड़ी के साथ। तो फिर मैं भाई को इनवाइट करूंगा कि गौरव भाई आए प्लीज़। तो गौरव भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू गौरव। कैसे हैं गौरव भाई आप? बहुत बढ़िया सर, कितना टाइम हो गया आपको गाड़ी ऑन करे हुए? 4 महीने एग्जैक्ट हो चुके हैं और 8,700 किलोमीटर से कुछ ऊपर चला चुका हूँ अभी तक मैं गाड़ी। और सर, आपने जब ये गाड़ी ली थी तो मतलब फर्स्ट टाइम XUV 700 देख के बुकिंग करी थी या कोई और गाड़ी आप कंसीडर कर रहे थे इसके अलावा? कंसिडर तो मैं बहुत गाड़ियाँ कर रहा था। एंडेवर सबसे टॉप पे थी मेरी लिस्ट में, सेकंड नंबर पे ग्लॉस्टर थी, बट ग्लॉस्टर MG की मतलब रिपोर्ट इतनी अच्छी नहीं थी और एंडेवर बंद हो गई इंडिया में। तो इसलिए जब मैंने ये देखी विद ADAS लॉन्च हुई है और बहुत अच्छे प्राइस रेंज में लॉन्च हुई है विद एवरी फीचर, तो इसीलिए मैंने ये गाड़ी टेस्ट ड्राइव करी और इमीडिएटली बुक करा दी। तो आपका जो ये फर्स्ट बैच में बुकिंग थी या उसके बाद थी? यार ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने ब्लैक में गाड़ी ली है। अरे हाँ, बाकी बैच मेरा सेकंड बैच में थी। मैंने नवंबर 16 को बुक कराई थी। बाकी ऊपर पैसे दिए हैं मैंने। कितना प्रीमियम पे किया आपने? इसका मैंने प्रीमियम पे किया 2 लाख रुपए। अरे हाँ, तो मतलब ये चीज सच है जो लोग बता रहे हैं कि महिंद्रा ब्लैक भी कर रही है? महिंद्रा नहीं ब्लैक कर रही, इसमें महिंद्रा का कोई रोल। शोरूम्स ब्लैक कर रहे हैं? शोरूम वाले वो ऑब्वियसली जब इतनी डिमांड क्रिएट होती है तो किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो उसके ऊपर प्रीमियम तो लगना ही लगता है। तो आप वेट नहीं कर पाए? मैं वेट कर सकता नहीं था। मैं, मेरे घर में शादी थी तो मुझे उस चीज़ के लिए चाहिए थी गाड़ी। तो ठीक है, वो जो मैंने 2 लाख खर्चे, उतनी गाड़ी महंगी हो गई तब से अब तक में। इस वक्त गाड़ी 1,75,000 रुपये महंगी हो चुकी है तब से, तो वो मेरा पैसा वसूल है पूरा। तो वैसे कितने की थी ऑन रोड? कितने की थी ये? उस समय पे ऑन रोड थी 27 के आसपास की, मेरे को 29 की पड़ी। तो आपको वर्थ लगे 2 लाख रुपए? बिल्कुल, मैं कहता रहा हूँ आपको, मेरा एक एक पैसा वसूल है क्योंकि कंपनी ने प्राइस बढ़ा दी है तब से। मैं अगर मेरी जो एक्चुअल बुकिंग है वो आएगी सितंबर 2023। ओह माय गॉड। अगर मैं उसके लिए वेट करता तो तब तक तो पता नहीं कितने रेट बढ़ चुके होंगे। अभी फिर बढ़ने वाले हैं मई में या इसी अप्रैल में ही वैसे। तो वो पैसा तो ऑलरेडी वसूल है और जितना मैं चला चुका हूँ वो वैसे ही वसूल हो गया। बहुत मज़ेदार गाड़ी है। अच्छा, जो 2 लाख रुपए आपने इसका अलग से प्रीमियम पे किया है, उसमें कुछ एसेसरीज भी थी या सिर्फ अलग से दिया था वो? सिर्फ प्रीमियम, सिर्फ गाड़ी निकलवाने के पैसे थे, उसी के थे सिर्फ? कुछ एसेसरी भी वो कंपल्सरी करी हुई थी? करी थी उन्होंने, बट वो मैंने उनके पास उस समय पे अवेलेबल नहीं थी तो वो फिर उन्होंने हटा दी थी। थोड़ा सा ऑब्वियसली उनके साथ करना पड़ता है लेकिन वो हट जाता है सब। उन्होंने उसमें भी डिस्काउंट दे दिया था, इनफैक्ट क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस के अंदर भी। तो ऑल इन ऑल इट वॉज अ गुड डील, वर्थ मनी। और सब जब 2 लाख रुपए उन्होंने एक्स्ट्रा ऑलरेडी ले लिए, हाँ, तो उसके बाद वो क्या एसेसरीज के लिए प्रेशर करते हैं आप लोगों को? प्रेशर तो था, देखो ऐसा नहीं था, बट उसके बाद भी प्रेशर था? प्रेशर तो था लेकिन उनके पास थी नहीं। उन्होंने पैसे भी ले रखे थे बट फाइनली जब उनके पास एक्सेसरी थी नहीं तो वो पैसा उन्होंने रिफंड कर दिया शराफत से। बाकी मैंने एक्सेसरीज लगवाई, ये फुट स्टेप्स जो हैं ये मैंने बाहर से लगवाए हैं। कंपनी से आफ्टर मार्केट है ये? हाँ, कंपनी से ज़्यादा हैवी है, डायजेक्स कंपनी का है। कंपनी का आता है, जो महिंद्रा का आता है वो लगभग 22,000 कुछ का है और ये मेरे को पड़ा है 10,800 रुपये का। ये उससे ज़्यादा हैवी क्वालिटी में है। देन मैंने कंपनी से जो लगवाया है वो मैंने ये जो स्कफ प्लेट है ये इल्यूमिनेटेड है, इसमें वाइट लाइट जलती है, ये लगवाई है कंपनी से जो लगभग 5,000 की है। और उसके अलावा एक चीज़ और मैट्स मैंने बाहर से डलवाए हैं, ये भी आफ्टर मार्केट है? हाँ, कंपनी 10,000 के देती है, मैंने 3,400 रुपये में डलवाए हैं ये। और उससे ज़्यादा बेटर क्वालिटी है जो महिंद्रा ऑफर कर रही है। तो फिर एसेसरीज थी कितने रुपए की? एक्सेसरीज ओवरऑल सारी मिला के? हाँ, जो मतलब उन्होंने कंपलसरी करी हुई थी। कंपलसरी उनसे मेरी डील हुई थी 25,000 की एक्सेसरीज की, बट वो क्योंकि कोई एक्सेसरी मिली नहीं जो मुझे चाहिए थी तो वो फिर हटवा दी, वो उन्होंने पैसा रिफंड कर दिया।
तो सर आप सेटिस्फाई हैं गाड़ी के साथ? मोर देन सेटिस्फाइड है। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं मतलब 42 लाख रुपए की ग्लॉस्टर पे जा रहा था, जो मेरा ऑलमोस्ट फाइनल था परचेज। एंडेवर क्योंकि बंद हो चुकी थी, तो और फॉर्च्यूनर उतने पैसे वर्थ है नहीं। मैं किसी कंपनी की वो नहीं कह रहा कि बेकार है गाड़ी, लेकिन फॉर्च्यूनर पे 45-50 लाख रुपए खर्चना सिर्फ ब्रांड वैल्यू है और कुछ नहीं है गाड़ी में। और ग्लॉस्टर में सब कुछ था, लेकिन उसको छोड़ के मैंने ये, मेरे को 15 लाख रुपए कम पड़ी गाड़ी और उससे बेटर है ये गाड़ी। तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि सेटिस्फैक्शन, वैल्यू फॉर मनी, हर चीज़। अगर आप इस प्राइस रेंज में जा रहे हो 25 से 30 लाख में, आंख बंद करके ये गाड़ी ले सकते हो आप। और सर डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा फिर आपका? डिलीवरी एक्सपीरियंस वॉज ओके। महिंद्रा इतने प्रीमियम कस्टमर्स के लिए अभी तैयार नहीं, क्योंकि जो एक 30 लाख के सेगमेंट का कस्टमर या 40 लाख के सेगमेंट का कस्टमर जो एक एक्सपीरियंस चाहता है डिलीवरी पे, वो उतना अच्छा नहीं था। बट महिंद्रा ने सर्विस के टाइम पे वो कॉम्पनसेट कर दिया। उन्होंने XUV 700 के लिए अलग सर्विस एडवाइज़र रखे हैं और शोरूम में वर्कशॉप में अलग बे है इसके लिए, जहाँ पे सिर्फ XUV 700 का ही काम होता है। तो वहाँ पे महिंद्रा कॉम्पनसेट कर रहा है। डिलीवरी में अभी उनको वर्क करना पड़ेगा। उनकी सेल्स टीम उतनी ऑक्यूपाइड, मतलब स्किल्ड नहीं है कि उतने प्रीमियम कस्टमर्स को कैसे हैंडल करना है, वो उनको नहीं आता। अच्छा सर, इसकी 2 सर्विस हो चुकी होंगी? नहीं, अभी एक सर्विस हुई है 1000 वाली। अच्छा। अब 10,000 पे इसकी सर्विस ड्यू है, 1300 किलोमीटर बाद ड्यू है। अच्छा, दूसरी 10,000 पे इसकी? 10,000 ठीक है। 5,000 पे मारुति वगैरह का मुझे था कि 5,000 पे कोई सर्विस नहीं है, 1,000, 10,000। तो फर्स्ट सर्विस पे भी कुछ चार्जेस वगैरह लिए थे या जनरली चेकअप? जो जनरल चेकअप होता है, 0 चार्जेस। ठीक है। अच्छा, इस गाड़ी में जैसे कुछ इशू आ रहे हैं, काफी कस्टमरों से मैंने सुना है कि स्क्रीन ऑफ हो जाती है। दूसरा, एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले एक्टिव वो नहीं है, इसमें अपडेट नहीं है अभी। एंड्रॉयड प्ले तो एक्टिव है, एंड्रॉयड ऑटो, और एप्पल कारप्ले अभी लाइसेंस नहीं है। महिंद्रा का ट्वीट आया था कि इस मंथ के एंड में अवेलेबल हो जाएगा। बात रही स्क्रीन फ्रीज होने की या डिस्प्ले खराब होने की, कुछ गाड़ियों में सिल्वर बॉक्स का इश्यूज आया। लकीली मैंने अभी तक कोई इशू फेस नहीं किया, एक भी कोई प्रॉब्लम। किसी की बैटरी ड्रेन आउट हुई, किसी का कुछ इशू आया, बट ऐसा कोई मेजर इशू नहीं था जो कंपनी सॉर्ट आउट नहीं कर पाई। और स्क्रीन का कभी किसी की फ्रीज हो गई, क्योंकि स्क्रीन इसकी या डिस्प्ले की बात करें तो ऑलमोस्ट जैसे मोबाइल होता है ना, उसी तरह की है। अगर वो फ्रीज हो भी जाती है, आप गाड़ी ऑफ करो 10 मिनट के लिए, स्टार्ट करो गाड़ी, उसके बाद वो स्क्रीन फंक्शनिंग प्रॉपर करने लगती है। वो भी कभी किसी के साथ हुई हो, तो मेरे साथ तो नहीं हुई। नहीं, मैंने कुछ कस्टमरों का सुना है कि इसका क्लस्टर सिस्टम और इन्फोटेन सिस्टम बिल्कुल ब्लैंक हो गया ऑन ड्राइव। मैंने भी वो वीडियोस देखे हैं फेसबुक पे, सुना भी है, बट पर्सनली मैं बता रहा हूँ, मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। और अगर वो ब्लैंक हुआ भी है तो उसको उन्होंने, कंपनी ने ये कहा सिल्वर बॉक्स में अगर कोई इशू आया है इसके, तो उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद उसको ठीक कर दिया। तो कोई ऐसा मेजर ग्लिच नहीं था कि जिसकी वजह से कि आप कहो कि गाड़ी छोड़ दो। कि इनिशियल देखो, इनका XUV 500 भी जब आई थी सन मेरे ख्याल 2011 की बात है, हाँ, तो उस समय पे उसमें भी इनिशियली कुछ इश्यूज थे जो कंपनी ने सॉर्ट करे। फीडबैक के मामले में महिंद्रा अच्छी कंपनी है, फीडबैक लेती है कस्टमर से और उसके ऊपर काम करती है। तो ये तो एक्सपीरियंस है मेरा महिंद्रा के साथ। बाकी आगे वक्त बताएगा कैसे निकलती है, अभी तक तो गाड़ी बहुत अच्छी है। तो ये जो आप सिल्वर बॉक्स का इशू बता रहे हैं, ये आपने, कंपनी ने आपको बताया था इसके बारे में? नहीं, लोगों ने ही अपडेट किया उस पर कि जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है एक XUV ओनर्स का, और उस पर फेसबुक पे चैनल है, पेजेस हैं, वो सब में जिन कस्टमर्स ने ऐसे इश्यूज बताए, बाद में उन्होंने अपडेट भी दिया कि कंपनी ने ये किया, इससे हमारा इशू फिक्स हो गया। एक दूसरा जो मैं सुनता आ रहा हूँ इसमें, सस्पेंशन और फ्यूल टैंक नॉइस के बारे में। हाँ, वो मैंने भी सुना है। फ्यूल टैंक नॉइज तो कोई नहीं है, खैर पता नहीं वो कहाँ से लोग आवाज़ कह रहे हैं। सस्पेंशन की एक आवाज़ है, वो भी बहुत, मतलब जैसे पीछे वाले सस्पेंशन है, एक बहुत हल्की सी आवाज़ करते हैं। मैंने अभी पीछे कंपनी में सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए भेजी थी गाड़ी, उसमें उनको इशू रेज किया था, तो उन्होंने उसको एड्रेस किया। 2-3 दिन तो वो आवाज़ बिल्कुल बंद रही, बाद में अब बहुत हल्की आने लगी है। वैसी नहीं आ रही जैसी इनिशियली थी, लेकिन हल्की आ रही है। तो अभी 10,000 किलोमीटर्स पे सर्विस पे जाएगी गाड़ी, तो उनको वो फिर से मैं चीज़ बताऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सस्पेंशन की फंक्शनैलिटी में कोई प्रॉब्लम है या किसी गड्ढे से, स्पीड ब्रेकर से निकल रही है तो आपको कोई चीज़ महसूस हो रही है। बस एक, जब आप गाड़ी का जैसे सस्पेंशन दबता है और उठता है,
तो उसमें आवाज़ हल्की सी आती है उस मूवमेंट में, वो बहुत माइनर सी साउंड है। अगर आप गौर से सुनोगे तो ही पता लगेगा, वरना आदमी पता भी नहीं लगा सकता कि कोई साउंड है। वो चीज़ है। सस्पेंशन में रेयर तो 100% साउंड है। कंपनी ने करा काम, थोड़े दिन ठीक रहा, फिर वापस कम हुआ है वो इशू, वो साउंड, लेकिन ठीक नहीं हुआ है। तो लेट्स सी फर्स्ट सर्विस के अंदर क्या करते हैं, कि बोलूँगा उनको। नहीं, इससे पहले आपने बोला जो 1000 किलोमीटर पे सर्विस हुई थी, तब वो साउंड था ही नहीं। जब था नहीं, वो साउंड आया करीबन 5,000 किलोमीटर के बाद। तो मेरी गाड़ी सॉफ्टवेयर अपडेट पे गई थी, तब मैंने उनको बोला, उन्होंने उसके ऊपर काम भी किया, आवाज़ बंद भी हुई, बट वो आवाज़ 3-4 दिन बाद वापस आ गई। तो वो उन्होंने, क्योंकि ऑयलिंग वगैरह कर दी थी, उससे वो साउंड दब गई, या जो भी लुब्रिकेशन की उससे ठीक हो गया फॉर द टाइम बिंग, बट वो परमानेंट फिक्स नहीं है। मोस्ट लाइकली महिंद्रा को सस्पेंशन रिकॉल करने पड़ेंगे रेयर वाले, जो मुझे लग रहा है। बाकी देखो आगे क्या होता है। हाँ, इशू रिसॉल्व हुआ नहीं मतलब? हाँ, 100% रिजॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि जो सस्पेंसर और फ्यूल टैंक नॉइस वाली आपको बात बता रहा हूँ ना मैं, इशू, ये तो आप शायद हर कस्टमर के फिर सुन सकते हैं। सस्पेंशन तो है ही है, फ्यूल टैंक वाली बात नहीं है, बट डीपीएफ टैंक जो सिर्फ डीजल गाड़ियों में आता है। हाँ, DEF, BS, ये BS6 में आ रहा है बस। इसी के अंदर जो डीजल गाड़ियां हैं, उसके अंदर वो लोगों ने कहा है कि साउंड है। मेरी भी डीजल गाड़ी है, बट मैंने वो कोई साउंड सुनी नहीं अभी तक, लेकिन सस्पेंशन वाली साउंड है 100%। अब जो DEF टैंक है ना, वो और गाड़ियों में राइट साइड आ रहा है, स्कॉर्पियो वगैरह में। अच्छा, तो इसमें सेम उसी पॉइंट पे ही है, सेम जहाँ फ्यूल का लिड है उसी के साथ में DEF लिड है। ठीक है। तो आपके साथ कोई इन्फोटेंट क्लस्टर को लेकर तो कोई इशू हुआ नहीं? जी बताइए। मैं इस गाड़ी को हर तरीके से टेस्ट कर चुका हूँ। आप समझ रहे हो, 8,700 किलोमीटर मैंने सिटी में तो चला नहीं दिया। मतलब मैं आगरा एक्सप्रेसवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे, एलिवेटेड रोड्स और अपना ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे सब जगह चला चुका हूँ। आई हैव अटेन्ड एंड टेस्टेड द टॉप स्पीड ऑफ 205 किलोमीटर पर आवर इस गाड़ी से। अरे वाह, विदाउट एनी इशू। गाड़ी हिलती भी नहीं है अपनी जगह से, आपको फील भी नहीं होगा कि आप 200 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो। इतना स्मूथ ड्राइव है। डीजल गाड़ी लगता ही नहीं कि आप डीजल गाड़ी चला रहे हो। तो कोई इशू गाड़ी में ऐसा सच नहीं है। मतलब छोटे मोटे जो माइनर निगल्स हैं वो ओवर द टाइम ठीक किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप जिसकी वजह से कहो कि नहीं यार गाड़ी में इतना मेजर इशू है कि ये कोई मतलब आपको आगे दिक्कत देने वाली है। बात रही फीचर्स की, छोटे से छोटे चीज़ों पे महिंद्रा ने काम किया, और ऐसे फीचर्स हैं मतलब जो कि प्रैक्टिकली काम करते हैं। चाहे वो ADAS हो, चाहे वो अब जैसे लग्जरी वेरिएंट में ADAS के साथ स्टॉप एंड गो फीचर भी आता है। ADAS नॉर्मली क्या होता है कि आपका अपनी स्पीड आगे वाली गाड़ी के हिसाब से लेगा, ब्रेक लेगा। इसके अंदर स्टॉप एंड गो में 20 के नीचे जैसे गाड़ी जाती है, तो इसके नीचे वाले वेरिएंट्स में 20 के बाद क्रूज कंट्रोल कट हो जाता है 20 की स्पीड के बाद। इसके अंदर 0 तक पे ले जाके स्टॉप करेगा, और आगे वाली गाड़ी जैसे ही मूव करेगी ये चलेगा। तो जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है उसमें आप क्रूज कंट्रोल लगा दो, आप आराम से बैठ जाओ, ना आपको ब्रेक दबानी है ना आपको रेस दबानी है। गाड़ी अपने आप डिस्टेंस मेंटेन करके उस ट्रैफिक के अंदर चलती रहेगी। तो बहुत यूजफुल फीचर है हमारे ट्रैफिक कंडीशंस के हिसाब से। और कोई बाइक वाला सामने आ जाए, साइकिल वाला आ जाए, अपने आप ब्रेक ले लेती है गाड़ी। इमरजेंसी ब्रेकिंग इतनी अच्छे से काम करती है कि आपको मतलब ये सोचने की भी जरूरत नहीं कि कहीं मैं आगे से ठोक दूंगा। गाड़ी कहीं से ठुक सकती है, आगे से नहीं ठुक सकती अगर आप तरीके से चला रहे हो तो। कुछ लोग मैंने सुना है कि इमरजेंसी ब्रेकिंग ऑफ कर देते हैं। मेरी पर्सनल एडवाइस है, प्लीज़ मत करो। बहुत अच्छा फीचर है, आपकी अपनी ही सेफ्टी के लिए, उसको यूज़ करिए। अच्छा, जब आपने AX7 लग्जरी पैक पे गए आप, तो ऑल व्हील ड्राइव क्यों नहीं ली? ऑल व्हील ड्राइव का मेरा कोई काम नहीं था एक्चुअली। ऑल व्हील ड्राइव उन्हीं के लिए जिनको 4x4 या ऑफ रोडिंग करनी है। तो ऑफ रोडिंग मैं डीजल गाड़ी पिछले 15 सालों से चला रहा हूँ, और 15 साल में शायद आज तक एक बार ही मेरे को फील हुआ होगा कि मुझे ऑफ रोडिंग करनी है। तो उसके लिए तो आप कभी भी कोई भी गाड़ी उठा सकते हो मार्केट से, वो रेंट पे गाड़ी मिलती है, कुछ भी ले लो आप। लेकिन ऑफ रोडिंग का ऐसा कोई मेरा यूज़ है नहीं। तो ऑल व्हील ड्राइव उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब उस पर करीबन 1.5-2 लाख रुपए ऊपर दो, और उसके बाद माइलेज भी कम होती है। यूसेज हो तो ऑब्वियसली गो फॉर ऑल व्हील ड्राइव। और उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैंने ब्लैक कलर लेना था, बट मुझे ये कलर और वो मिल रहा था उस समय, तो मैंने ले लिया। बट लकीली आई एम सेटिस्फाइड कि ब्लैक से ज़्यादा बेटर दिखता है ये कलर। मैंने ऑन रोड जो देखा है, इस कलर, ये ब्रोशर वाला कलर है एक्चुअली कंपनी का। जो कंपनी ने जब लॉन्च के टाइम पे जब
वो मॉडल जब दिया था, जब लॉन्च की थी, जो ब्रोशर में कलर है वो यही कलर है। और मेरा अपना मानना है कंपनी जो भी कलर ब्रोशर में लॉन्च करती है उनका सबसे जो बेस्ट अपीलिंग कलर होता है, गाड़ी किसी कलर में जो बेस्ट दिखती है वो वही कलर लॉन्च करती है। तो ऑन रोड मैंने सब कार से कंपेयर किया कलर से, ये कलर कंपेरेटिवली काफ़ी बेटर है और बोल्ड लगती है, इसमें गाड़ी बड़ी लगती है इन कंपेयर टू ब्लैक कलर। ऑल्दो बहुत अंडर रेटेड कलर है ये, इतना आपको रोड पे नहीं दिखेगा। ब्लैक और वाइट भी सबसे ज़्यादा है, बट स्टिल सब कलर तो अपनी पर्सनल चॉइस है सबकी। तो फिर अपनी चॉइस से लिया आपने ये कलर? चॉइस तो नहीं थी मेरे को जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे प्रीमियम दे के लेनी है तो मुझे पता लगा ये कलर अवेलेबल है। उस समय मैंने ये कलर देखा नहीं हुआ था, मिडनाइट ब्लैक देखा था और वही बुक कराया हुआ था। बट जब मैंने शोरूम जाके ये कलर देखा तो मुझे ये मिडनाइट ब्लैक से ज़्यादा अच्छा लगा। कुछ अलग कलर है, रोड पे इसकी प्रेजेंस बहुत अच्छी है और मतलब ऐसा कलर है कि लोग पलट पलट के देखते हैं गाड़ी को कि कौन सी गाड़ी ये जा रही है। सो मुझे मतलब जब मैंने फर्स्ट फिजिकली देखा इस कलर को तो मुझे ये अच्छा लगा। तब उसके बाद आप कह सकते हो कि हाँ कि मेरी चॉइस का ही कलर है ये। हाँ, डिस्प्ले कलर है ये महिंद्रा का ये। हाँ, ब्रोशर पे जो उन्होंने जब किया था और जब गाड़ी लॉन्च की थी तो इसी कलर में गाड़ी लॉन्च की थी। तो अब आपको ऐसा नहीं लगता जैसा आपने कलर ले लिया इस पे स्क्रैचेस वगैरह ज़्यादा शो होंगे? डार्क कलर है, ऑब्वियसली टफ टू मेंटेन, बट अभी तो फिलहाल मैं टेफ्लॉन कोटिंग और वैक्स से काम चला रहा हूँ। पीपीएफ के सजेशंस मिले लेकिन बहुत कॉस्टली है पीपीएफ और मुझे नहीं लगता कि एक गाड़ी की 5 से 10% वैल्यू पीपीएफ की लगाएं, उतने में तो मैं इसको 2 बार पेंट करवा लूँगा। बाकी पर्सनल चॉइस है, अगर कोई पीपीएफ पे पैसा खर्चना चाहता है तो ऑब्वियसली गो फॉर इट, कोई सेकंड थॉट्स नहीं है। बट मेरे को नहीं लगता कि उसकी इतनी वैल्यू है। मैंने इससे पहले डार्क कलर्स मेंटेन करे हैं तो आई नो कैसे मेंटेन होते हैं। बस रेगुलर क्लीनिंग और माइक्रोफाइबर क्लोथ से काम चलता है। तो जो टेफ्लॉन कोटिंग कराई है आपने इस पे, यूजफुल है? कुछ खास नहीं, शाइन के लिए है खाली, मतलब शाइन मेंटेन रहती है। बाकी मैं कहूँ कि स्क्रैच से बचा दे या सोल मार्क्स ना आए, वो सब नहीं होता, वो तो आएंगे ही आएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, वो नहीं हट सकते। नहीं, वो आप पीपीएफ भी कराओगे तो वो पीपीएफ पे नज़र आने लगते हैं थोड़े टाइम बाद। पीपीएफ इनफैक्ट थोड़ी येलोनेस में भी आ जाती है। सो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़, हाँ पीपीएफ के नीचे जो आपका पेंट है वो प्रोटेक्टेड है, बट जो आपको दिख रहा है वो तो पीपीएफ ही दिख रही है। उसके ऊपर भी निशान विजिबल होने लगते हैं थोड़े टाइम में और वो डलनेस भी आने लगती है। तो शाइन मेंटेन तो पीपीएफ भी नहीं रख सकता, गाड़ी की केयर तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। हाँ, वो तो है। और इसके अलावा कौन सी गाड़ी ऑन करते हैं गौरव जी आप? मेरे पास अर्टिगा है इसके अलावा। अच्छा, हाँ। डीजल में? हाँ, डीजल। तो आप तो एनसीआर में आते होंगे ना? जी जी। तो आपको एनसीआर का वो रूल तो पता होगा, 10 और 15 ईयर वाला। 10 साल वाला। तो उसके बारे में कुछ आपने सोचा? यार एक गाड़ी मतलब यूजुअली आदमी बहुत ज़्यादा रखता है तो 7-8 साल। मैंने अर्टिगा 7 साल हो गए हैं और 1,35,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। इससे ज़्यादा ना कोई गाड़ी रखता है ना चलाता है, तो मेरे को 10 साल वाले रूल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज उससे पहले तो गाड़ी बेच ही देगा आदमी। नहीं, फिर तो आपके लिए वर्थ है, क्योंकि आपने जब अर्टिगा 1+ कर दी, 1 लाख किलोमीटर प्लस कर दी, तो पूरे पैसे वसूल कर लिया आपने। वो 1.5 लाख किलोमीटर होने वाली है बस, और 2 महीने में 1.5 लाख किलोमीटर हो जाएगी। तो अब आपको जैसे आप उसके बाद अब ये ड्राइव कर रहे हैं, हाँ जी, चलिए उसका तो इसमें इंजन में बहुत फर्क है, 1.2 और इसका 2.2 है शायद। वो 1.3 या 2.2 था। 2.2 है। माइलेज वगैरह कुछ? माइलेज अभी मेरे को मतलब मैं अगर कहूँ तो मैं हैवी ड्राइवर हूँ, स्पीड में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, एवरेज में कम। और परफॉर्मेंस वाइज देखूँ तो मेरे को अभी ये हाईवेज पे दे देती है 13 से 15 का एवरेज। जब मैं बात कर रहा हूँ जब मैं 130, 150, 170 की स्पीड पे चलाता हूँ, उस टाइम 13-15 निकाल देती है। 13 तो निकाल देती है, हंस के 12-13। अगर 130 के अंदर चलाऊँ तो 15 से ऊपर जाती है एवरेज, 120-130 के बीच में चलाऊँ तो। अच्छा गौरव भाई, जैसा इसमें डीजल में इसमें पावर कम मिलती है, 182 bhp है ये, 185 और 380 Nm टॉर्क है इसमें, न्यूट्रोमीटर। ये ऑटोमेटिक है, इसमें 450 का टॉर्क है। इसमें 450 है। हाँ। पेट्रोल में पावर ज्यादा है, वो 196 bhp है। पावर ज्यादा है, टॉर्क कम है। टॉर्क कम है उसमें। 300 कुछ का टॉर्क है।
300 या 350। 380 का है उसमें भी? 350 होगा, 370 या 380 तो डीजल मैनुअल में है। अच्छा। 350 पेट्रोल ऑटोमेटिक में है, और पेट्रोल ऑटोमेटिक पेट्रोल मैनुअल सेम ही है आई गेस। कितना टाइम बताया था, कितना टाइम होगा आपको गाड़ी लिए हुए? 4 महीने। 4 महीने हो चुके। और इसमें कुछ आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स कुछ अलग दिखे हो जो आपको लगता है कि ये गाड़ी में होने चाहिए थे और अब है नहीं? इस प्राइस रेंज के हिसाब से अगर हम नेगेटिव्स की बात करें तो 2 चीज़ें बड़ी अजीब हैं। जैसे कि एक तो बूट में लाइट नहीं है, बेसिक, बहुत ही बेसिक चीज़ है। डिक्की के अंदर लाइट तो चाहिए ही चाहिए होती है आदमी को रात के लिए। सेकेंडली ऑटोमेटिक ORVM नहीं है, तो IRVM सॉरी, वो ऑटोमेटिक नहीं है। ये यार सबसे बड़ा पॉइंट है कि इसका आप ये ऑल व्हील ड्राइव भी लेते हैं ना अगर XUV 700 का? मतलब ये तो टॉप मॉडल है ही है, इससे ऊपर कोई मॉडल है नहीं। ऑल व्हील ड्राइव भी सेम आती है, सिर्फ वो 4x4 है। तो AX7 लग्जरी जो टॉप मॉडल है या इसके नीचे किसी में भी आप जाओगे, IRVM ऑटोमेटिक नहीं मिलता, जो कि बहुत मैनुअल है पॉइंट है। हाँ, बट ऐसी कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई उससे। लेकिन ये ऐसा फीचर है जो कि एक किसी भी छोटी से छोटी गाड़ी के अंदर आज की डेट में आता है और होना भी चाहिए। किया यार अपनी 9-10 लाख रुपए गाड़ी के अंदर ऑटो दे रही है। किया, Hyundai, ये सब मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो कि किसी भी गाड़ी में होना चाहिए, वो चीज़ नहीं दे रही है महिंद्रा। नॉट श्योर क्या इससे कॉस्ट कटिंग हो रही है, बट अगर आप एक प्रोडक्ट के लिए 28 लाख 30 लाख रुपए तक की बात कर रहे हो तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है जो कि इनफैक्ट आफ्टर मार्केट भी मिल जाता है आज की डेट में। देन आपका बूट में लाइट नहीं है, वो तो मस्ट है। जो 12 वोल्ट का सिगरेट लाइटर, जो सिगरेट चार्जर जिसे हम कहते हैं 12 वोल्ट वाला, वो रेयर पे दे रखा है, सिर्फ फ्रंट में नहीं है। अगर आपको कोई ऐसी यूटिलिटी, लेट्स से आपको फ्रिज यूज़ करना है या मैं इन्फ्लेटर लगाना चाह रहा था पीछे, तो इन्फ्लेटर के लिए पूरा पीछे तक तार लानी पड़ती है। उसके बाद वो उसकी एक मैंने मंगाया प्रोडक्ट, उसकी तार छोटी थी तो वो नहीं आगे के पहियों तक पहुंच पाया, फिर मुझे दूसरा इन्फ्लेटर मंगाना पड़ा उससे बड़ी वाली तार का। चलिए, और एक तो आपका ये हो गया 12 वोल्ट का सॉकेट आता है जो जिसे सिगरेट लाइटर पॉइंट भी बोल सकते हैं। हाँ, वो रेयर में दिया हुआ है। और एक इसके बूट में लाइट नहीं है। और उसके अलावा और कोई नेगेटिव पॉइंट सर? कोई IRVM जो है वो ऑटो नहीं है, और उसके अलावा ऐसा कोई मेजर नेगेटिव चीज़ तो नहीं है। पॉजिटिव्स इतने हैं कि जो छोटे मोटे नेगेटिव हैं वो आप फील नहीं करते बाद में, क्योंकि इतने पॉजिटिव्स हैं गाड़ी में। इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे काम किया है महिंद्रा ने, इतने अच्छे फीचर्स दिए हैं। स्पेशली लग्जरी वेरिएंट में जैसे 360 डिग्री कैमरा है, जो कैमरे का प्रिसीजन है और जो क्वालिटी है। अगर आप AX7 लग्जरी में फ्रंट कैमरे की बात करें, इतना प्रिसाइज है, आप आंखों से देख के नहीं कह सकते कि मैं यहाँ से गाड़ी टर्न कर दूंगा ये गाड़ी नहीं टकराएगी। ये गाड़ी वहाँ से भी वो कैमरा बताता है टर्न हो जाएगी, जगह है, आप टर्न कर दो, गाड़ी कहीं टच नहीं होगी आपके आगे। जैसे सपोज करो बिल्कुल गाड़ी खड़ी है, आपको उसका बम्पर भी नजर नहीं आ रहा, आप नहीं काटोगे ना उस गाड़ी को, आपको लगेगा कि ये तो फ्रंट से टकरा जाएगी। लेकिन आप कैमरे में देखोगे तो वो उसके जो व्हील गाइड्स हैं वो बताते हैं कि ये गाड़ी कट जाएगी, और आप काटो वो गाड़ी आराम से वहाँ से निकल जाती है। मतलब इतना प्रिसाइज कैमरा है और इतना क्लियर कैमरा, इतनी क्लैरिटी है उसकी। 360 डिग्री कैमरा बहुत ही अच्छा काम करता है इसका। अब जैसा कि अभी आप कॉस्ट कटिंग की बात कर रहे थे, अब कॉस्ट कटिंग में तो महिंद्रा ने इसमें सिंगल की कर दी है, सीक्वेंस इंडिकेटर भी हट चुके हैं। वो कॉस्ट कटिंग नहीं है, वो तो एक्चुअली सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज की वजह से है, और वो टेम्परेरी वो किया है। उसको उन्होंने कहा भी है कि हम बोल रहे हैं भी प्रोवाइड करेंगे और सीक्वेंशियल इंडिकेटर भी प्रोवाइड करेंगे। बट ये हो जाएगा ना गौरव जी, जो इस टाइम परचेज कर रहा है उसे तो वो चीज़ नहीं मिल पाएगी ना। हाँ, वो 6 महीने बाद मिलेगी तो सही, लेकिन 6 महीने बाद। मेरे फ्रेंड की एक गाड़ी है, मैंने आपको बताया भी AX7 है, उसमें विदाउट सीक्वेंशियल इंडिकेटर ही आई है, बट कंपनी ने रिटर्न एश्योरेंस दी है कि 6 महीने के अंदर आपको सीक्वेंशियल इंडिकेटर लगा के दिए जाएंगे। मतलब चेंज कर देंगे वो लोग? हाँ, चेंज कर देंगे। तो सेकंड की भी मिल जाएगी मतलब? हाँ, सेकंड की भी मिलेगी। ठीक है। और पॉजिटिव पॉइंट तो आप इसके बहुत बता चुके। तो बहुत सारे हैं यार, गिनाने पे ही आऊँ तो मैं, मतलब ADAS अपने आप में कितना अच्छा यूजफुल फीचर है। हाईवे पे तो स्पेशली आप यूज़ कर दो, आराम से चौकड़ी मार के बैठ जाओ, गाड़ी खुद ड्राइव होती है, खुद से स्टेयरिंग मोड़ती है, जहाँ रोड के कर्व्स होते हैं अपने आप चलती है। इमरजेंसी ब्रेकिंग हो गई, म्यूज़िक सिस्टम स्पेशली लग्जरी वेरिएंट में सोनी का 12 स्पीकर का जो सिस्टम है, इतना अच्छा आउटपुट है इसका कि
ऐसा साउंड मैंने मतलब इसके अलावा किसी की आज तक मैंने ऑडियो सिस्टम लाइक किया तो वो एंडेवर का लाइक किया था। ये उससे एक लेवल ऊपर का ऑडियो सिस्टम है। तो और उसके अलावा ड्राइव मोड्स हैं इसमें, जिप जैप जूम पे गाड़ी मतलब बहुत ही स्मूथ और एकदम रॉकेट जैसा पिकअप हो जाता है गाड़ी का। आपको फील ही नहीं होगा कि डीजल कार है ये। और बहुत कुछ है यार गाड़ी में, इतनी चीज़ें हैं कि आप एक्सप्लेन करते करते आई कैन राइट अ बुक ऑन इट, इतनी चीज़ें हैं। तो गौरव भाई, इसमें गाड़ी का आपको एक्सटीरियर ज़्यादा अच्छा लगता है कि इंटीरियर ज़्यादा अच्छा लगता है? दोनों अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं, बट ऑब्वियसली ओनर के लिए तो इंटीरियर ही बेटर होना चाहिए और अंदर बैठ के जो फील आता है वो किसी भी एक अच्छी महंगी लग्जरी गाड़ी से कम नहीं है। कैबिन में पूरी प्रीमियमनेस है, फुल पैसा वसूल प्रीमियमनेस है एकदम। और मतलब आपको लगता नहीं है कि आप कोई महिंद्रा की गाड़ी में हैं। अगर ये बैज या महिंद्रा का नाम हटा दो तो कोई कह नहीं सकता कि ये महिंद्रा की गाड़ी है। वैसे महिंद्रा का बोलते हैं कि महिंद्रा ने ना ये कस्टमर्स का फुल रिव्यू लेके मिल के लोगों से कि गाड़ी में क्या क्या डिमांड है लोगों की, फुल R&D के बाद ये 700 तैयार करी उन्होंने। बिल्कुल करी होगी जो इसमें जिस तरह से काम हुआ है, क्योंकि मैं इस सेगमेंट की गाड़ी पिछले लगभग 1.5 साल से तलाश रहा था। मैंने आपको बताया फॉर्च्यूनर देखी, एंडेवर, ग्लॉस्टर। तो इस सेगमेंट में जो गाड़ियां आती हैं ये 40 लाख तक की रेंज में, उसमें मैंने सब देखा। तो हर गाड़ी में कुछ ना कुछ कमी थी। ऐसा नहीं कह सकता था कि हाँ यार मुझे ये पसंद आया। मैं हैरियर सफारी भी देखी, तो वो तो खैर कहीं कंपटीशन में नहीं है, ऑल्दो इससे कम्पीट करती हैं, बट वो ना प्रीमियमनेस में है ना पावर में है इसके आसपास। बट स्टिल मैंने वो भी गाड़ियाँ देखी। तो जितनी भी गाड़ियाँ हैं कुछ ना कुछ कमी थी। अभी इनफैक्ट इससे पहले इसकी थी प्रीमियम जो फ्लैगशिप मॉडल था ऑल्टोरस G4, मैंने वो गाड़ी भी लेने की सोची। उसके अंदर भी एक कमी थी, पीछे के सस्पेंशन बहुत जंप करते थे वो, क्योंकि दूसरे चेसेस पे बिल्ड थी तो उसमें पीछे जंपिंग का बहुत इशू था। मैंने वो गाड़ी छोड़ी। सो फाइनली मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट दिखा जिसके अंदर आई वुड से 99% चीज़ें कंप्लीट हैं। चाहे आप पावर की बात करो, परफॉर्मेंस की बात करो, माइलेज की बात करो, इवन इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, गाड़ी का कंफर्ट हो गया, स्टीयरिंग इतना लाइट है, इतना मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप एक छोटी साइज़ की SUV चला रहे हो। कोई आपको वो बल्कीनेस फील ही नहीं होता। मैं एक स्ट्रेच में मैंने 700 किलोमीटर चलाई हुई है गाड़ी, और 700 किलोमीटर चलाने पे भी कोई थकावट नहीं थी। पूरा कंफर्ट जोन है, पूरा कंफर्ट है। मतलब कोई ऐसा नहीं कह सकता आप कि हाँ आपको कहीं भी लगे कि यार बड़ी गाड़ी चला रहे हो थक गए हो आप। सिटी के अंदर आदमी यूजुअली थक जाता है गाड़ी 1-2 घंटे चला के, लेकिन कहीं कोई थकावट नहीं होती गाड़ी। पर गौरव जी, जो G4 का बात कर रहे हैं आप, अल्टोरस G4, वो महिंद्रा ब्रांड की नहीं है, वो सैंगयोंग है। वो सैंगयोंग है, बट टेक्नोलॉजी तो महिंद्रा ने उन्हीं से ली इसके लिए भी। ये कोई महिंद्रा ने सारी चीज़ें खुद से तो डेवलप नहीं की हैं। हाँ, G4 बंद करने के बाद वही फीचर्स हैं इसमें तकरीबन, लगभग वही फीचर्स हैं। फीचर्स तो उससे ज़्यादा ही हैं, बट एक तरह से हाँ, मतलब मिलते जुलते उससे वही चीज़ करी, तो उससे बेटर प्रोडक्ट है ये G4 से। और उसका फेलियर का उसका कारण भी मेरे हिसाब से यही रहा कि वो प्रोडक्ट जिस पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट कर रहा था वो सेगमेंट के लायक वो प्रोडक्ट था नहीं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक विनर फॉर्च्यूनर है ही है जिसको अभी तक कोई बीट नहीं कर पाया। कंपटीटर उसकी एंडीवर थी, एंडीवर इंडिया छोड़ के चली गई, और MG उसकी कंपटीटर है नहीं। ग्लोस्टर को कंपटीटर नहीं बोल सकते। कंपटीटर है अगर प्राइस सेगमेंट की बात करें, बट अगर हम ओवरऑल कार की बात करें तो ग्लोस्टर फॉर्च्यूनर से बहुत बेटर प्रोडक्ट है। लेकिन कंपनी की जो रिलायबिलिटी है या जो आफ्टर सेल सर्विस है वो ऑब्वियसली टोयोटा को बीट नहीं कर सकती। तो जो कस्टमर इस प्राइस सेगमेंट में जाता है वो खरीदने को तो ऑडी BMW भी खरीद सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं खरीदता कि उसको चाहिए पीस ऑफ माइंड, कम कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। तो सर आप ग्लोस्टर को फॉर्च्यूनर का कंपटीटर मानते हैं? यस, अगर आप प्राइस सेगमेंट और फुल साइज SUV की बात करें तो ऑब्वियसली डायरेक्ट कंपटीटर है। लेकिन अगर हम फीचर्स और जो उस गाड़ी की कैपेबिलिटीज़ हैं उस हिसाब से बात करें तो कंपटीटर नहीं है। बट अगर इस सेगमेंट के अंदर ले दे के गाड़ियाँ ही वो बचती हैं, या तो फॉर्च्यूनर है या ग्लॉस्टर है। एंडेवर बंद हो गई, ऑल्टोरस G4 बंद होने के कगार पे है। यही गाड़ियों का कंपटीशन था। अल्टोरस G4 तो शायद बंद हो चुकी, अभी कंपनी डिस्काउंट पे प्रोवाइड कर रही है, जो उनके पास शोरूम पे खड़ी तो नहीं है, किसी भी शोरूम पे है अवेलेबल। जो
35 लाख वाला टॉप वेरिएंट था, उस पर 3 लाख रुपए के डिस्काउंट पे, 4 लाख के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। चलिए गौरव जी, अब थोड़ा आप मुझे इसका अब इंटीरियर के बारे में बता रहे थे, तो चले थोड़ा गाड़ी के अंदर जो आप बता रहे थे X7 के अंदर नहीं आ रहे, चलिए भाई से पूछेंगे क्या क्या हमें लग्जरी वेरिएंट में अब नहीं अवेलेबल हो रहा गाड़ी के अंदर चल के। तो गौरव भाई हमें बता रहे थे इसके अंदर कुछ चीजें X7 के अंदर जो लेटेस्ट वेरिएंट आएंगे उसके अंदर क्या क्या नहीं मिलेगा गौरव भाई? इनिशियल बैच से अगर हम कंपेयर करें तो जो ये वुडन फिनिश थी पैनल्स की, वो अब सेम यही वाइट लेदर फिनिश वाली हो गई है यहाँ पे। अब ये पैनल नहीं आते हैं। ये वायरलेस चार्जर स्टैंडर्ड आता था लग्जरी मॉडल में, ये अब डिसकंटिन्यू हो गया है। इसमें नी एयर बैग है इस वाले मॉडल में, जो अब करंट मॉडल्स में डिसकंटिन्यू हो गया है। तो ये 3 चीजें तो हट चुकी हैं, ज्यादा हटने की कहूंगा तो 2 चीजें हट गई, वायरलेस चार्जर और नी एयर बैग, ये चीजें हट चुकी हैं, बाकी सब एज इट इज है। तो नी एयर बैग्स इसके दोनों साइड थे, को ड्राइवर और ड्राइवर साइड? सिर्फ ड्राइवर साइड। अच्छा, सिर्फ ड्राइवर साइड थे। अब इसमें 7 एयर बैग्स हैं, अब 6 एयर बैग आते हैं, 2 फ्रंट के, 2 कर्टेन एयर बैग और 2 सीट्स पे, और इसमें एक एक्स्ट्रा नी है जो अब बंद हो गया है। और इसके अलावा और कुछ अपडेट हुआ वो नए वेरिएंट में? इसका जो स्टीयरिंग है खाली, हाँ, ये टेल एंड टेलीस्कोपिक है या सिर्फ अब टेल एंड टेलीस्कोपिक है? ठीक है, कुछ इस तरह का इन्फोटेंट और क्लस्टर सिस्टम है इसमें। अब जैसे बैक गियर लगाते हैं, देखिए सर बैक गियर लगाएंगे गौरव जी इसमें, तो पूरा 360 डिग्री व्यू आता है, एक तरफ 2D और एक साइड 3D। ये 2D व्यू है, ये 3D व्यू है। अगर मुझे 3D व्यू को प्राइमरी मतलब 3D में मैं अपना 2D भी देख सकता हूँ। जैसे मुझे रेयर देखना है, मैंने 3D पे क्लिक किया, मुझे रेयर व्यू दिख रहा है। मैंने लेफ्ट व्यू देखना है, मुझे पूरा लेफ्ट दिख रहा है अपना टायर में। यू कैन सी कि मेरा टायर मुझे नजर आ रहा है कहाँ जा रहा है। देन आई कैन सी द राइट साइड ऑफ माई कार, सिमिलरली आई कैन सी द फ्रंट ऑफ माई कार। और ये जो गाइडलाइंस हैं येलो वाली, ये आपको बताती हैं एग्जैक्ट बिल्कुल प्रिसाइज वे में कि आपकी गाड़ी किधर जाएगी एंड कहाँ से आपको गाड़ी काटनी है। ग्रीन सेफेस्ट जोन है, रेड जो है वो आपका डेंजर जोन है, यहाँ तक आपको गाड़ी रोक देनी चाहिए। ठीक है, तो पूरा 360 डिग्री भी मतलब हम ड्राइविंग के टाइम पे भी ले सकते हैं गाड़ी का? यस, 360। तो जैसा गौरव जी ने दिखाया 360 डिग्री में कैसे पूरा चारों तरफ से रोटेट करके हम, हाँ, ये पूरा रोटेट करेंगे, आप पूरा देख सकते हैं कि गाड़ी आपके सराउंड सिस्टम में सराउंडिंग्स में क्या क्या है, अकॉर्डिंगली आप गेज कर सकते हैं आपको गाड़ी निकालनी है या नहीं। ऑल्दो इतनी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया, आप 2D में ही अगर लेफ्ट राइट देखते हैं तो आपको पता लग जाता है। और ये जो है, ये आप मैं जहाँ पे क्लिक करूंगा मुझे उस एंगल का दिखा देगा। और 360 डिग्री में ना रेयर व्यू दिखा रहा, देखिए आप फ्रंट देख लीजिए, इस साइड देख लीजिए, जो व्यू है प्रॉपर वही व्यू दिखा रहा है कैमरे के अंदर। और इवन मीटर के अंदर भी जो है, मैं राइट अगर देता हूं तो मुझे राइट साइड का व्यू दिखाएगा। ब्लाइंड स्पॉट मेरा ड्राइव करते में बहुत यूजफुल रहता है, आपको इनफैक्ट ORVM देखना भी नहीं पड़ता। मैं लेफ्ट का इंडिकेटर दूंगा तो मुझे लेफ्ट का व्यू दिखाएगा। और वहीं इस इंफोटेंट सिस्टम में आपका लेफ्ट व्यू कुछ इस तरह से आ जाएगा जब आप इंडिकेटर देंगे, और राइट का देंगे तो राइट साइड पे आ जाएगा जब आप 360 डिग्री व्यू ऑन रखते हैं इसका। तो इवन इसके अंदर कैमरास भी हैं, वो भी है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। अभी शायद डैश कैम जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी मेरे ख्याल से स्टार्ट गाड़ी में, लेट मी सी, ये डिसेबल्ड क्यों है अभी, आई विल चेक। ऑल्दो काम इसमें ना मेमोरी कार्ड रिक्वायर होता है, डलवा चुका हूँ मैं, चलता है मेरे तो वीडियोस रिकॉर्डेड है। अच्छा, रिकॉर्डेड है? हाँ, कैसी क्वालिटी है इसकी? बहुत बढ़िया है। पूरा लेफ्ट राइट, ऊपर एक फ्रंट का आता है, इधर राइट का, इधर रेयर का, इधर लेफ्ट का। अच्छा, ये हम 3D मोड में है, वो इसलिए नहीं आ रहा। लेट मी चेंज इट टू 2D मोड एंड देन आएगा वो। अभी भी नहीं आ रहा है। नॉट श्योर। अच्छा सॉरी, हम उसमें थे ना, हाँ, रिवर्स मोड में, इसलिए ये है। जैसे ये जनरल वीडियोस बने हुए हैं, तो ये जनरल वीडियो आपका अभी जो हम खड़े हैं, ये वो रिकॉर्ड हो रहा था सारा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। देन अगर
लेट्स से नहीं, जैसे खड़े थे मतलब जो गाड़ी ऑन है उस टाइम रिकॉर्डिंग उस होगी। टाइम, हाँ, हमेशा गाड़ी जैसे ही ऑन होगी ये हमेशा रिकॉर्ड करता रहेगा। और इमरजेंसी के वीडियोस अलग बनाता है, जैसे मैंने कहीं इमरजेंसी ब्रेक मार दी या कोई मेरे एकदम से आगे आ गया तो उसके वीडियोस अलग बनाता है, इन केस कोई एक्सीडेंट हो, मतलब कोई कुछ हो। झटके वगैरह हाँ, टाइप महसूस हो हाँ, जाए गाड़ी को। जब गाड़ी को लगता है कि आप इमरजेंसी सिचुएशन में आ रहे हो, तो अब जैसे मैं उसके बिल्कुल बाइक के पास से निकला या मेरे आगे कुछ चल रहा है तो उसके वीडियोस वो अलग बनाता है। ये वीडियो बना हुआ है, बकायदा स्पीड दिखा रहा है, टाइम वो सारा। ओके, ये मेरा फ्रंट है, ये मेरा राइट है, ये मेरा रेयर है और ये मेरा लेफ्ट है। यार वेरी गुड। डैश कैम भी मतलब इसका 360 डिग्री व्यू में वर्क कर रहा है। हाँ, जो डैश कैम है देख रहे होंगे आप डिस्प्ले पे, फ्रंट रेयर और बोथ साइड, लेफ्ट एंड राइट, ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड पे। तो यार ये तो डैश कैम बाहर के आफ्टर मार्केट से तो बहुत अच्छा है। ये बहुत बेटर डैश कैम है। तो भाई गौरव भाई के साथ हमारा ओवरऑल एक्सटीरियर इंटीरियर को लेके फुल एक्सपीरियंस शेयर किया भाई ने। तो गौरव भाई फाइनली आप ये बताइए, ये गाड़ी आप लोगों को प्रेफर करते हैं जो लेना चाहते हैं? बिल्कुल 100% आई विल वाउच फॉर इट। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है महिंद्रा की तरफ से, गो फॉर इट, कोई डाउट नहीं है इसमें कि वर्थ है। वर्थ है, एक एक पैसा वर्थ है। और अगर आपको प्रीमियम देना पड़े, ब्लैक देना पड़े, तब भी दे दो। अगर आपको गाड़ी की जरूरत है जल्दी तो दे दो, पैसा वसूल है गाड़ी। अगर एक लग्जरी फीलिंग चाहिए इंडियन ब्रांड में तो दे दो। हाँ, मैं प्रीमियम को सपोर्ट नहीं कर रहा, ना ही मैं ये कहूंगा कि प्रीमियम देके लो, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर आप अफोर्ड करते हो, अफोर्डेबिलिटी के हिसाब बात के अलावा जरूरत भी देखो। अगर कोई कस्टमर 28-30 लाख के लिए जा रहा है तो अफोर्ड तो वो कर सकता है, आई एम प्रीटी श्योर, वो तभी इस सेगमेंट पे जा रहा है। लेकिन बात यह है कि अगर आपको जरूरत है, आपको लगता है कि हाँ मेरे को गाड़ी जल्दी चाहिए, मेरे को काम है, तो वो पैसा देना वर्थ है। मतलब आप गाड़ी चला के आप पैसा वसूल लोगे। चलिए, तो भाई ने बताया गाड़ी कैसा रहा, भाई को क्या वर्थ लगा गाड़ी में, क्या वर्थ नहीं लगा। जैसे भाई को पीपीएफ वर्थ नहीं लगा गाड़ी में तो भाई उसको प्रेफर नहीं करते। बाकी वीडियो में आने के लिए गौरव भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे चैनल पे टाइम देने के लिए। आपका धन्यवाद गौरव भाई, मेरे को बुलाने के लिए। और मैं सब कस्टमर्स को यही कहूँगा, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दें, सपोर्ट करें। गौरव भाई एक अच्छे वीडियोस बना रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें उनके चैनल को, लाइक करें, शेयर करें वीडियोस। थैंक यू सो मच। थैंक यू गौरव भाई। और वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइए मुझे, गाड़ी कैसी लगी, भाई का ऑनरशिप रिव्यू कैसा लगा वो भी कमेंट में आप बताइए। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।